गुड गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक रहेगी आज हम लोगों की संधि। देखिए आज हम संधि में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसके पहले हम पार्ट 1 करके डाल दिए हैं जिसमें स्वर संधि को हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं। अब आज नंबर रहेगा व्यंजन संधि का। संधि रहेगी क्या? व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब व्यंजन संधि को हम लोग बिल्कुल आराम से एकदम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे ताकि फिर संधि पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ये समय देखिए परीक्षाएं कंपटीशन वाली जो भी हैं परीक्षाएं, पुलिस का हुआ, टेट, सुपर टेट आ रही हैं, तो इसमें अगर हम एक बार कायदे से संधि पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा हमको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए संधि रटने की चीज़ न याद करने की चीज़ है, उसकी थीम समझना है आपको। तो उसकी थीम समझने के लिए हमको नियम मालूम होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संधि संस्कृत में हल संधि भी कहा गया है। व्यंजन संधि को संधि में संस्कृत में क्या कहते हैं? हल संधि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, व्यंजन संधि, इसको हल संधि भी कहते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए हमको कई प्रकार के नियम है। हर नियम को हम लोग देखेंगे, कम से कम 10 से 11 प्रकार के नियम हैं। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। तो हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कायदे से समझाने के लिए। आप ध्यान से देखिए, मुझको लग रहा है कि आपको समझ में आएगा कायदे से। हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए ये जो वर्णमाला हम लिखे हैं क से लेकर ज्ञ तक, इसकी आवश्यकता पड़ेगी व्यंजन संधि में, इसलिए हम इसको पहले से लिख दें ताकि आपका समय बचे। तो देखिए एक क से लेकर हम ज्ञ तक लिखे हैं, तो इसमें कुछ नियम है। जैसे क से लेकर अंगा तक, अगर क वर्ग बोला जाए तो क से लेकर अंगा तक आपको मानना है। च वर्ग बोल दिया तो च से लेके यहाँ तक। ट वर्ग ट से लेके अड़ा तक। त वर्ग त से लेके न तक। प वर्ग बोले तो प से लेके म तक। अगर वर्ग बोल दिया, क वर्ग बोल दिया तो इसमें सभी लोग आएंगे। ठीक, यह तो वर्ग हो गया। अच्छा, इसमें प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अगर वर्ण बोले, जैसे तीसरा वर्ण आ जाएगा। तीसरा वर्ण बोलेगा तो आप तुरंत समझिएगा ग, या इसमें रहेगा तो ज, इसमें रहेगा तो ड, इसमें रहेगा तो द। यानी तीसरा वर्ण बोले, दूसरा वर्ग बोले, और क वर्ग बोले मतलब पहला वर्ग बोले, चौथा वर्ग बोले, पांचवा वर्ग बोले, तो आपको देखिए ध्यान देना, यहाँ तक वर्ग होता है, यहाँ तक वर्ग में बांटा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके बाद इधर वर्ग के रूप में नहीं बांटा जाता है। ठीक, तो हमको लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। बस हम यही बोले हैं, क वर्ग बोले तो पूरा क की लाइन में जितने सभी, च वर्ग बोले तो इसकी लाइन में जितने सभी, ट वर्ग बोले तो इसके लाइन में जितने सभी, त यहाँ पूरा सभी, प बोले तो यहाँ तक सभी रहेंगे। अगर क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग इस तरह बोले तो उसके लाइन में जितने सभी को मानेंगे। हाँ, प्रथम वर्ग हो जाए, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग बोले तो अगर प्रथम बोले तो प्रथम में यह हिस्सा है, द्वितीय में यह है, तीसरा में यह है, चौथा में यह, पाँचवा में यह है। यह बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आइए हम लोग नियम पहला से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नियम ध्यान से आप देखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण का मतलब क, च, ट, त, प, यह प्रथम वर्ण हो गया। प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा, यानी यह ग, घ या ज, झ या ड, ढ या द, ध या प, ब, भ आए। ध्यान से देखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण का मतलब हो गया क, च, ट, त, प, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा है, या य, र, ल, व आए, चाहे कोई स्वर आए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसी वर्ग का तीसरा लिखा जाता है। जैसे क रहेगा तो ग लिखेंगे, च रहेगा तो ज लिखेंगे, ट रहेगा तो ढ लिखेंगे, त रहेगा तो द लिखेंगे, प रहेगा तो ब लिखेंगे। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण का मतलब यह है दोनों हैं, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा आए, या य, र, ल, व आए, या कोई स्वर आए, तो ऐसी स्थिति में यदि क रहेगा तो ग हो जाएगा, च रहेगा तो ज हो जाएगा, ट रहेगा तो ड हो जाएगा, त रहेगा तो द हो जाएगा, प रहेगा तो ब हो जाएगा। तो हम पहला नियम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण, यदि प्रथम वर्ण हम लिख दिए तो आपको प्रथम वर्ण का मतलब क्या हो गया? इस सबको क, च, ट, त, प,
क च ट त प के बाद, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा, हम यहाँ लिख देंगे तीसरा और चौथा, यानी ग घ या, ठीक, तीसरा चौथा है या य र ल व आए, या य र ल व आए, या कोई स्वर आए, तो हमको क्या करना है, जो प्रथम वर्ग रहेगा उसी का तीसरा वाला हो जाता है, यानी क रहेगा तो ग, च रहेगा तो ज। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम उदाहरण समझें। स्वर हो तो उसी का तीसरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण समझेंगे तो आपको कायदे समझ में आएगा। इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे में है वाक धन ईस, वाक धन ईस, यानी वाक धन ईस अगर हो गया तो अभी हम बताए हैं कि यदि प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद तीसरा चौथा आए या य र ल व आए या कोई स्वर आए, देखिए हम नियम में लिख दिए हैं, यदि प्रथम वर्ण क च ट प के बाद तीसरा या चौथा आए या य र ल व आए या कोई स्वर आए तो उसी का तीसरा हो जाएगा, यानी क है ना, तो इसका तीसरा क्या होगा, ग हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं वागीस, वागीस। लग रहा है समझ में आ गया होगा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दूसरा उदाहरण इस पर ले लीजिए, जैसे में आप ले सकते हैं अच धन अंत, अच धन अंत। हाँ, व्यंजन संधि पढ़ते समय आपको यहाँ हलंत वाला जो है लगाना जरूरी है, क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे ना तो यहाँ अ की मात्रा छूट जाएगी, स्वर संधि हो जाएगा, इसलिए यहाँ हलंत लगाना जरूरी है। तो अच धन अंत, तो देखिए क च ट त प के बाद यहाँ स्वर आ गया तो च का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, अजंत, अच धन अंत अजंत हो जाएगा। और अगला उदाहरण लेके समझिए, जगत धन ईस, जगत धन ईस। अब देखिए प्रथम वर्ण का हिस्सा आ गया है और स्वर आ गया तो त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तीसरा होता है ना नियम में, तो उसी का तीसरा तो हो जाएगा जगदीश, जगत धन ईस जगदीश। हमको लग रहा है पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। पहला नियम आपको, हाँ एक आध उदाहरण और ले लीजिए, चौथा उदाहरण रखिए इसका, वाक धन ईश्वरीय, वाक धन ईश्वरी, तो क है तो इसका तीसरा हो जाएगा वागीश्वरी, वागीश्वरी। हमको लग रहा है जो पहला नियम हम लोग पढ़े हैं और समझ में आ गया होगा। बस यही हम बताए हैं, यदि किसी वर्ण की प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण का मतलब क च ट त प के बाद तीसरा या चौथा आए या य र ल व आए या कोई स्वर आए, तो जो यह है प्रथम वर्ण उसी का तीसरा लिख लेते हैं। क रहेगा तो ग लिखेंगे, च रहेगा तो ज लिखेंगे, ट रहेगा तो ड लिखेंगे, त रहेगा तो द लिखेंगे, प रहेगा तो ब लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। इसकी पहला नियम है। पहला नियम अगर समझ में आ गया हो, इसकी शॉट रखिए, उसके बाद हम दूसरा बता रहे हैं। दूसरा इसकी शॉट ले लीजिए। दूसरा नियम कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, दूसरा नियम क्या कह रहा है, प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण का मतलब क च ट त प, हम यहाँ कोष्ठ में लिख दे रहे हैं, क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक आए, अनुनासिक यानी पांचवा है, अनुनासिक का मतलब यह है पांचवा वर्ण आए, यानी इसको अनुनासिक बोल सकते हैं। अनुनासिक आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का अनुनासिक हो जाएगा, यानी क रहेगा तो अंगा हो जाएगा, च रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, ट रहेगा तो अड़ा हो जाएगा, त रहेगा तो न हो जाएगा और प रहेगा तो म हो जाएगा। हमको लग रहा है समझ में आ गया। इसको उदाहरण से आप समझिए, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद,
प्रथम वर्ण का मतलब यह आ जाएगा के बाद अनुनासिक है यानी पांचवा आ जा रहा है, तो प्रथम वर्ग जो है उसका अनुनासिक हो जाएगा। जैसे देखिए जगत धन नाथ, तो त है प्रथम वर्ण हो गया और आखिरी न आ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त का जो न हो जाएगा यानी इसका हो जाएगा जगन्नाथ। समझ में आया होगा। अगला उदाहरण इसका लेके समझिए। दूसरा उदाहरण इसमें रहेगा एतत् धन मुरारी, एतत् धन मुरारी। अब देखिए दूसरा नियम यही बोल रहा है ना, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक आता है तो प्रथम वर्ण देखिए क्या है, एतत् प्रथम वर्ण हो गया और अनुनासिक आखिरी वाला देखिए हो गया, तो इसका न हो जाएगा, इसी का आखिरी वाला ने पांचवा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एतत् धन मुरारी ना, एतन मुरारी, मुरारी हो जाएगा, एतन मुरारी हो जाएगा। बस नियम समझिए। कहा गया है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक आता है तो जो प्रथम वर्ण रहता है उसी का अनुनासिक लिख लिया जाता है। तो इसमें देखिए एतत्, एत आया था और आखिरी अनुनासिक आ गया, तो इसका न हो जाएगा, तो देखिए हम लिख दें एतन मुरारी। दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा नियम समझ में आ गया हो तो इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम अगला नियम बता रहे हैं। हाँ, दो नियम हम लोग पढ़ चुके थे। पहला नियम हम बताएं आपको, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण का मतलब क च ट त प के बाद तीसरा चौथा यह आए या य र ल व आए या कोई भी स्वर आए तो प्रथम वर्ग का जो वर्ण है उसी का तीसरा हो जाएगा। क रहेगा तो ग, च रहेगा तो ज, ट रहेगा तो र। पहला नियम था। दूसरा नियम में बताया गया है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि अनुनासिक यानी पांचवा वाला ये आ रहा है तो इसके स्थान पर उसी का पांचवा हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखिए, यदि अब देखिए त द को याद रखिएगा, त और द, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, त और द, त द से कहानी चलेगी। यदि त द के बाद च या छ आए तो त द के स्थान पर आधा च हो जाएगा। तीसरा नियम कह रहा है त और द, तो द के बाद च या छ आए, बाद च या छ आए तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा। इसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इसका उदाहरण देखिए हो जा रहा है उत धन चारण, उत धन चारण। देखिए हम क्या बोले हैं, यदि त द के बाद च या छ आए तो त द के स्थान पर आधा च हो जाता है। तो देखिए त है के बाद च आ गया तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा च, इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण, यानी त द के स्थान पर क्या हो जा रहा है, आधा च हो जा रहा है। बात समझ में आ रही होगी। बस यही है, तीसरा नियम कर रहा है यदि त द के बाद च छ आए, इन दोनों में से कोई आए तो त द के स्थान पर आधा च हो जाएगा। तो देखिए त के स्थान पर आधा च हो गया है। उत धन चारण, उच्चारण। अगला नियम, अगला उदाहरण इसका देख लीजिएगा, सत धन चरित्र, सत धन चरित्र। तो क्या हो जाएगा, तो के स्थान पर आधा च हो जाएगा, सत चरित्र। बस यही संधि है। हमको लग रहा है कि दूसरा नियम, तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि त द के बाद ज या झ आए, नियम लिख दे रहे हैं, तो द के बाद ज या झ, तो द के बाद ज या झ आए तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। उदाहरण से इसको समझिए। चौथा में उदाहरण ले लीजिए नियम में, विपद धन जाल, विपद धन जाल। क्या नियम कर रहा है, यदि त द के बाद ज या झ आए तो त द के स्थान पर आधा ज हो जाएगा। तो यह देखिए क्या हो रहा है, द के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं विपजाल, विपजाल।
आपको चौथा नियम भी समझ में आ गया होगा। पांचवा नियम देखिए, कह रहा है यदि तो दो के बाद तो या ठ आए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं तो दो के बाद तो या ठ आए, तो या ठ आए, तो दो के बाद तो या ठ आए तो दो के स्थान पर आधा ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आधा ट हो जाएगा। इसका उदाहरण ले लीजिए, इसमें आ जाइए उदाहरण में, जैसे में सत धन टीका, सत धन टीका, क्या नियम कह रहा है पांचवा, यदि तो दो के बाद तो या ठ आए तो दो के स्थान पर आधा ट हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सट टीका, सत धन टीका, ये हो जाएगा सट टीका। पांचवा नियम। छठवां नियम, यदि तो दो के बाद ड या ढ आए तो दो के स्थान पर ड आधा ड हो जाएगा। नियम समझ में आ रहा है, यदि तो दो के बाद ड या ढ आए तो द के स्थान पर आधा ड हो जाएगा। यह छठवां नियम का उदाहरण आप देख लीजिए। छठवां नियम कह रहा है उत धन डयन, हाँ इसका नियम लिख लीजिए, क्या बोला गया है, तो दो के बाद यदि ड या ढ आए, ड या ढ आए तो द के स्थान पर आधा ड हो जाएगा। उदाहरण इसका ले लीजिए, उत धन डयन, उत धन डयन, छठवां नियम। छठवां नियम का उदाहरण है उत धन डयन, तो इसका हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन। हमको लग रहा है यह 6 नियम आपको समझ में आ गया होगा। इन स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ, एक बार देख लीजिए, हम लोग का नियम पढ़ चुके, 6 नियम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ 6 नियम हो गया। 6 नियम में क्या, पहला नियम आप इसके माध्यम से समझिए, समझ में आएगा। पहला नियम बताया गया है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण बोल देंगे तो क च ट त प के बाद तीसरा या चौथा आए या य र ल व आए या कोई स्वर आए तो जो प्रथम वर्ग है उसी का तीसरा हो जाएगा। क रहेगा तो ग, च रहेगा तो ज, ट रहेगा तो ड, त रहेगा तो द, प रहेगा तो ब हो जाएगा। ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या बताया गया था, यदि प्रथम वर्ण के बाद यानी क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक आए तो उसी का अनुनासिक हो जाता है। दूसरा नियम हो गया। अब ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है, इसको इसी जगह देखिए, आपको कायदे समझ में आएगा। यदि तो द के बाद च या छ आए तो इनके स्थान पर आधा च हो जाएगा। उदाहरण के साथ आपको बताए हैं। फिर तो द के बाद ज या झ आए तो द के स्थान पर आधा ज हो जाएगा, ये भी उदाहरण देके बताया गया है। फिर तो द के बाद ट या ठ आए तो इनके स्थान पर आधा ट हो जाएगा, इसको भी बताया गया है। तो दो के बाद ड या ढ आए तो इसके स्थान पर आधा ड हो जाएगा, इसको भी बता दिया गया। फिर कुल मिला के आप 6 नियम जान चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। 7वां नियम, सातवां नियम कह रहा है कि यदि म के बाद यदि म के बाद य र ल व, म के बाद य र ल व बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा ह छ त्र यह कोई आए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि म के बाद य र ल व बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा ह छ त्र यह कोई भी आए तो म क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार बदल जाता है, इसका मतलब बिंदी लग जाता है। उदाहरण के साथ आपको हम बता रहे हैं, जैसे समधन कल्प, समधन कल्प। हमारे कहने का मतलब यदि म के बाद यह आए चाहे कोई भी आए तो म क्या होता है, हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन कल्प बराबर, इसको आप लिख सकते हैं संकल्प,
समधन कल्प बराबर संकल्प, मतलब ऊपर बिंदी लग जाएगा, अनुस्वार लग जा रहा है। ठीक है, अगला है समधन तोष। समधन तोष, म के बाद कुछ भी आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संतोष, अनुस्वार हो गया। अगला उदाहरण लिख सकते हैं आप, समधन पूर्ण। समधन पूर्ण, ये हो जाएगा समपूर्ण, ये हो गया। अगला नियम समधन योग, तो क्या हो जाएगा यह संयोग। बस हमारे कहने का मतलब म के बाद य र ल व बड़ा सा मूर्धनी से छोटा सा ह छत्र या कोई भी वर्ण आ रहा है तो म के बाद यदि कोई आ रहा है तो म हमेशा क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, नहीं बिंदी लग जाएगा। तो हमको लग रहा है इस 7वां नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर 7वां नियम समझ में आ गया तो 8वां नियम देखिए, इसकी शॉट रखिए तो ले लीजिए। आठवां नियम कह रहा है यदि त द के बाद, 8वां त और द के बाद ल आए, यदि त द के बाद ल आए तो त द के स्थान पर आधा ल हो जाता है। उदाहरण से देखिए इसको, यदि त द के बाद ल आए तो त द के स्थान पर आधा ल हो जाएगा। उदाहरण देखिए, तत् धन लीन, यही ना बताया गया है। यदि त द के बाद ल आ रहा है तो देखिए त के बाद ल आ गया ना, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं तल्लीन। ये आपका 8वां नियम है। और उदाहरण इसका ले लीजिएगा, उत्धन लास। उत्धन लास, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। बस हमारे कहने का मतलब नियम कह रहा है यदि त द के बाद ल आए तो त द के स्थान पर आधा ल हो जाएगा। तो देखिए त के स्थान पर आधा ल यहाँ भी आधा ल हो गया। 8वां नियम हो गया। 9वां नियम, 9वां नियम कह रहा है यदि त द के बाद, त द के बाद बड़ा स आए, यदि त द के बाद बड़ा स आए तो त द के स्थान पर आधा च हो जाएगा और इसके स्थान पर स के स्थान पर छ हो जाएगा। उदाहरण से इसको हम लोग समझेंगे। बस नियम क्या है, त द के बाद यदि बड़ा स आ रहा है तो त द के स्थान पर आधा च, देखिए हम यहाँ लिख दिया आधा च, और स के स्थान पर छ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से इसको देखिए, जैसे सत धन शास्त्र, तो इसका क्या हो जाएगा, सत रहबा करेगा, तो का आधा च और शास्त्र, सत्शास्त्र हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, त द के बाद यदि बड़ा स आ रहा है तो त द के स्थान पर आधा च, तो त के स्थान पर आधा च हो गया और स के स्थान पर छ हो गया और शास्त्र, सत धन शास्त्र बराबर सत्शास्त्र। क्लियर हो गया होगा, इस तरह रहेगा। ये आपका हो गया 9वां नियम। हाँ, 10वां नियम देखिए। 10वां नियम कह रहा है यदि त द के बाद ह आए, तो द के बाद ह आए, यदि त द के बाद ह आए तो त द के स्थान पर आधा द और इसके स्थान पर ह, यानी इसको आप लिख सकते हैं ध। उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए, पद धन हति, तो ये बताया गया है ना, यदि त द के बाद ह आ रहा है तो त द के स्थान पर आधा द और ह के स्थान पर ध, यानी इसको बोलेंगे पद्धति। यह पद्धति, पद्धति समझ में आ गया हो गया आपका 10वां नियम। 10वां नियम आपसे यही कह रहा है यदि त द के बाद ह आ रहा है तो त द के स्थान पर आधा द, ह के स्थान पर ध, यानी यह पद्धति, धति ये आ रहा है। 11वां नियम, 11वां नियम कह रहा है यदि छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, छ जो है छ से पहले स्वर,
यदि छ से पहले, यह जो दिखाई दे रहा है, यदि छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो जो छ है उसके स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। यह नियम है। उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे परिधन छेद, तो नियम क्या कहा है, यदि छ से पहले स्वर आ जाए, तो देखिए छ से पहले स्वर आ गया तो छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा च और छ। इसको आप लिख सकते हैं परिच्छेद, परिच्छेद। अगला उदाहरण आधन छादन, तो छ से पहले स्वर आ गया तो छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाएगा ना, इसको आप लिख सकते हैं आच्छादन। हमको लग रहा है 11 नियम, आपको 11 नियम मतलब जो था समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, इसमें पहला नियम क्या बताए हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा आए या य र ल व आए या कोई स्वर आए तो हमेशा इनका तीसरा हो जाता है। यानी क रहेगा तो ग, च रहेगा तो ज, ट रहेगा तो ड, त रहेगा तो द, प रहेगा तो ब हो जाएगा। पहला नियम बताया गया था। दूसरा में बताया गया था यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक आ रहा है यानी आखिरी वाला आ रहा है तो उसका उसी वर्ग का पहला हो जाएगा। क रहेगा तो अंगा हो जाएगा, च रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, ट रहेगा और ते हो जाएगा। इस प्रकार से होगा दूसरा नियम। तीसरा नियम बताया गया था त द के बाद यदि च छ आए तो त द के स्थान पर आधा च हो जाएगा। अगला नंबर था त द के बाद यदि ज झ आए तो त द के स्थान पर आधा ज हो जाएगा। फिर अगला नियम था त द के बाद ट ठ आए तो त द के स्थान पर आधा ट हो जाएगा। अगला नियम त द के बाद यदि ड ढ आए तो त द के बाद आधा ड हो जाएगा। यानी कुल मिला के 6 नियम हो गया था। सातवां नियम हम बताए थे यदि म के बाद कोई भी स्वर मतलब कोई भी व्यंजन आए या स्वर आए, चाहे य र ल व स आए तो म हमेशा क्या हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये सातवां नियम हो गया था। आठवां नियम बताया गया था त द के बाद यदि ल आए तो त द के स्थान पर आधा ल हो जाएगा। अगला नियम था त द के बाद यदि बड़ा स आए तो त द के स्थान पर आधा च और स के स्थान पर छ हो जाएगा। फिर आगे बताया गया था यदि त द के बाद ह आए तो त द के स्थान पर आधा द और ह के स्थान पर ध, यानी इसको ध ये जो पद्धति होती है इसके मतलब यह होगा। फिर आखिरी नियम था यदि छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, जैसे छ है इसके पहले कोई भी स्वर आ जाए स्वर तो छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। यह है व्यंजन संधि। हमको लग रहा है व्यंजन संधि आपको कायदे समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।